हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित आपका हिंदी अध्यापक डाउटनट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए भाई, तो भैया हमारे अगले अध्याय की बारी है। आज भाई करेंगे अध्याय 3 और ये होगा भाई इस बुक का अंतिम लेक्चर। जी हाँ भाई, क्लियर है। पेशगी, जिसके लेखक हैं हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। तो आइए जानते हैं कि भाई इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस अध्याय में किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है लेखक परिचय। बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्लियर है। लेखक परिचय हर किसी के बारे में जानना अति आवश्यक है। जो भी आप पाठ पढ़ रहे हो, जो भी आप कविता पढ़ रहे हो, जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको उसके लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री के बारे में जानना अति आवश्यक है। चाहे वो गद्यखंड हो, चाहे वो पद्यखंड हो, क्लियर है। चाहे वो कहानी हो, क्लियर। चाहे वो हिंदुस्तान के किसी लेखक की कहानी हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर की, क्लियर। चलो कहानी का सारांश करेंगे और साथ ही साथ व्याख्या भी, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो फटाफट से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और हमारे साथ मेहनत करने के लिए लग जाओ। जी हाँ भाई, आपके नोट्स बनेंगे, आप कहानी अच्छे तरीके से पढ़ोगे और हमारा पूरा मकसद यही होता है, हमारा पूरा ध्येय यही होता है कि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आएँ। तो भाई लिखने की आदत डाला करो। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चों को कि भाई लिखकर याद किया करो। लिखकर याद करने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। लिखकर याद करने से चीज़ें जल्दी जहन में चली जाती हैं और लिखकर अगर आप पढ़ाई करते हो तो भैया ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं, है ना। आगे की क्लास अगर कर रहे हो और पीछे की क्लास का अगर आप भूल रहे हो, इसका मतलब पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। पढ़ाई करो तो ऐसी जो आपको आने वाले समय में वो चीज़ें याद रहें। अक्सर हमें हमारे नाना, नानी, दादा और दादी से सुनने को मिलता है ना कि भाई ये चीज़ हमने अपनी 5वीं क्लास में पढ़ी थी, ये चीज़ हमने अपनी कक्षा 10 में पढ़ी थी, क्लियर है। तो अगर शार्प मेमोरी अगर आप चाहते हैं तो आपको लिखकर याद करने की आदत डालनी पड़ेगी। लिखने से लिखावट अच्छी होती है, लिखने से स्पीड बनती है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चले भाई, तो कर देते हैं शुरुआत। पेशगी, क्या है आज की कहानी? पेशगी। और मेरे ठीक बाईं तरफ जो आप चित्र देख रहे हैं वो है हेनरी लोपेज। इसके लेखक हेनरी लोपेज, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। भाई जन्म है यहाँ पर, क्लियर हो गया। मृत्यु का वर्ष यहाँ पर नहीं है भैया, इसका मतलब आज भी ये जीवित है, क्लियर हो गया, और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। निवासी कहाँ के हैं भाई? अफ्रीकी देश कांगो के निवासी हैं। और नोट करने वाली बात क्या है कि भैया कांगो के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने और राजनैतिकता के साथ साथ लेखन, है ना, पाठन का कार्य चुना। वर्तमान में वे क्या हैं? यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के निदेशक भी हैं। तो ये है एक छोटा सा परिचय हेनरी लोपेज का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हेनरी लोपेज द्वारा लिखित है कहानी पेशगी। इसमें तथाकथित सभ्य समाज के द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न का यहाँ पर अत्यंत ही स्वाभाविक एवं संवेदनशील यहाँ पर चित्रण किया गया है। ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। उच्च वर्ग जो है वो निम्न वर्ग पे हमेशा से ही शोषण करता आ रहा है, क्लियर है। सदियों पुरानी ये परंपरा है भाई, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है, मालिक हमेशा नौकर को दबा कर रखना चाहता है ना। और नौकर बेचारा क्या करता है, अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए चुपचाप से ये सारी की सारी तकलीफ़ें, ये सारे के सारे गालियाँ तक सुनता है, यहाँ तक कि सारी की सारी चीज़ें जो है चुपचाप सहन करता है, क्लियर। तो ये उत्पीड़न जो है ये नेचुरल है, स्वाभाविक है और बड़ा ही संवेदनशील यहाँ पर चित्रण किया गया है इस कहानी के माध्यम से, पेशगी के माध्यम से। तो संपन्नता तथा विपन्नता के बीच की विस्तृत खाई की सफल यहाँ पर प्रस्तुति है। प्रस्तुत कहानी पेशगी, यानी कि संपन्नता, जो लोग धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, जिनके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत, है ना, पावर, सब कुछ होता है। और वहीं पर विपन्नता, यानी कि जो व्यक्ति, है ना, जिसके पास रहने को नहीं होता है, खाने को नहीं होता है, पूरे परिवार का लालन और पालन किस तरीके से वो चलाता है, ये वही व्यक्ति जानता है, क्लियर। तो यहाँ पर संपन्नता और विपन्नता के बीच की जो खाई है, ये न कभी पट पाई है न ये पट पाएगी,
है ना, ये खाई समय के साथ साथ और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। अमीर व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा ये गरीब तबका ऊपर आए, क्योंकि भैया अगर ये गरीब तबका ऊपर आ गया तो भाई जाहिर सी बात है हम राज किस पर करेंगे, हम धौंस किस पर चलाएंगे, है ना, हम नौकरी किस पर करवाएंगे, जाहिर सी बात है। क्लियर हो गया। और इसी पर होती है राजनीति। राजनीतिक व्यक्ति जो होता है ना, इनको 2 रुपये किलो चावल दे देता है, 4 किलो गेहूँ दे देता है, 4 रुपये किलो गेहूँ दे देता है, 2-3 रुपये किलो चीनी दे देता है, और ज़िंदगी भर ये लोग है ना इस एहसान के तले दबे रहते हैं। क्लियर है। और ऊपर वाला व्यक्ति जो है सत्ता की मलाई चाटता रहता है। तो भाई कितना अंतर है मालिक तथा उसकी आया यानी कि नौकरानी में। यानी कि एक मालिक और नौकरानी की कहानी यहाँ पर जो है इस कहानी के माध्यम से यहाँ पे विस्तृत जो है सारांश के माध्यम से जानेंगे। तो मालकिन तथा उसकी आया नौकरानी के पारिवारिक जीवन में क्या समानताएं हैं, किस तरीके का यहाँ पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का यहाँ पर चित्रण किया गया है। वस्तुतः यह समाज में व्याप्त असमानता की ओर संकेत कर रहा है कि समाज के अंदर कितनी असमानता व्याप्त है, कितनी असमानता व्याप्त है। आगे बढ़ें तो भाई कहानी जो पेश की है ये अफ्रीकी देश कांगो के सामाजिक जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालती है। अफ्रीकी देश कांगो की सामाजिक जीवन की विसंगतियां समाज में होती हैं, वो चाहे अपना देश हो चाहे वो किसी का भी देश हो, और समय समय पर ये विसंगतियां जो हैं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक क्रांति का संचार होता है ना, समाज में क्रांति का संचार होता है। कोई महामानव पैदा होता है और वो क्या करता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है, और धीरे धीरे हालांकि ये कम तो नहीं होती, समाप्त तो नहीं होती, लेकिन इन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल तो कर ही सकता है। तो भाई कांगो के सामाजिक जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालती है कहानी। संभ्रांत और फ्रांसीसी परिवार से इनका संबंध है इस कहानी का। इस परिवार में कारमेन नामक एक अफ्रीकी मूल की नौकरानी काम करती है। ये जो संपन्न परिवार होता है, ये जो पैसे वाला परिवार होता है, ये जो अमीर परिवार होता है, इसके अंदर एक नौकरानी काम करती है जो अफ्रीकी मूल की है। और ये नौकरानी क्लियर है जिसका नाम होता है कारमेन। क्या होता है, कारमेन नामक नौकराती इस परिवार में काम करती है। और इस बंगले का चौकीदार है फार्डिनांड नामक वयोवृद्ध। यहाँ पर एक चौकीदार भी काम करता है जो कि बहुत ही बूढ़ा है और उसका नाम है फार्डिनांड। क्लियर है। मालकिन इस पूरी है ना कहानी में मैडम कहकर संबोधित जो है किया गया है। जो ये इस कहानी की जो मेन जो करैक्टर है यानी कि इस संपन्न घराने की जो मालकिन है उसको लोग मैडम से संबोधित करते हैं। मैडम का मतलब मालकिन। क्लियर है। जहाँ जहाँ मैडम का नाम आएगा, मैडम शब्द का नाम आएगा, तो भाई आप समझ जाना कि घर की उस संपन्न घराने की जो मालकिन है उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। अतः मैडम उसके नाम का पर्याय हो गया, यानी कि मैडम 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 मैडम, जो बोलो हाय मैडम 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 यस मैडम नो मैडम नहीं, तो मैडम मैडम मैडम। तो मैडम जो है इसके नाम का पर्याय बन चुका है। इसके नाम को कोई नहीं जानता, लेकिन मैडम का मतलब है घर की मालकिन। अब मालकिन की एक नन्ही सी पुत्री है फ्रैंकोआ। ध्यान से समझिए, मैडम की एक बच्ची है, इसका नाम है फ्रैंकोआ, जो अपनी माँ के दुलार में कुछ जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई है। अक्सर आपने देखा होगा अगर बच्चों को कंट्रोल ना किया जाए, यानी कि सही और गलत की चीज़ जो परख है, जो सीख है, उसको ना समझाई जाए तो बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्लियर है। और केवल वो जो है फ्रैंकोआ के साथ भी कुछ यही सिस्टम था कि भैया माँ के दुलार लाल प्यार ने ये बच्ची जो है वो जिद्दी और चिड़चिड़ी हो जाती है। और कारमेन यानी कि जो नौकरानी है उसको बहुत प्यार करती है। ये जो नौकरानी होती है ना, ये फ्रैंकोआ को बड़ी चाहती है, फ्रैंकोआ को बड़े प्यार करती है और तथा उसे हमेशा खुश देखना चाहती है ना। बहुत कम लोग होते हैं इस स्वभाव के कि वो दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करना चाहते हैं। है तो नौकरानी, लेकिन मालकिन की जो बिटिया होती है उसको ये बहुत प्यार से रखना चाहती है। दिन भर उसकी छोटी लड़की फ्रैंकोआ की देखभाल में कारमेन का समय बीतता है, यानी कि फ्रैंकोआ की देखभाल में इस कारमेन का पूरा समय इसी तरीके से व्यतीत हो जाता है। इसके अतिरिक्त उस बंगले के अन्य कार्य भी उसे करने पड़ते हैं और अक्सर मचल जाया करती है ये फ्रैंकोआ और किसी बात पे अड़ जाया करती है। क्यों? क्योंकि जिद्दी है,
जिद्दी स्वभाव की है। उस समय नौकरानी कभी कभी डांट कर तथा कभी स्नेह तथा ममतापूर्ण शब्दों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाती है। और यहाँ पर इसके जो वात्सल्य भाव है, जो इसका ममता रूपी जो स्वरूप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और वो कभी डांटती है, कभी वो प्यार से उसके सिर पर जो है स्नेहपूर्वक हाथ फेरती है और समझाती है, क्योंकि बच्ची के प्रति उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अपने बेटे हेक्टर के समान ही वह फ्रैंकोआ को मानती है। अब यहाँ नौकरानी के बेटे का जिक्र किया गया है जिसका नाम है हेक्टर। क्या नाम है इसका? हेक्टर नाम है। तो नौकरानी जो होती है उसे अपने बेटे की तरह मतलब बेटे और उस हेक्टर के अंदर और फ्रैंकोआ के अंदर कोई अंतर नहीं करती, यानी कि वो बेटे के समान ही उस फ्रैंकोआ को चाहती है। कार्मेन को अपने गांव है ना तक बंगले तक पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। और लेकिन जब तक फ्रैंकोआ सो नहीं जाती थी तब तक वो उसे लोरी सुनाकर घुमाती रहती थी। यानी कि जब तक मालकिन यानी मैडम की जो लड़की है फ्रैंकोआ सो नहीं जाती थी तब तक वो बेचारी लोरी गा के सुनाया करती थी। हालांकि उसका घर की दूरी जो है 1 घंटे का समय था, तब जाके बेचारी घर पहुंचती थी, लेकिन इसके बाद भी वो है ना फ्रैंकोआ को सुला कर ही जाया करती थी। चाहे रात अधिक बीत जाए अपने घर लौटने के लिए, लेकिन वो बिना फ्रैंकोआ को लोरी जो है सुनाती हुई और उसको सुलाए बिना नहीं जाती थी। तब तक उसे घुमाती ही रहती थी जब तक फ्रैंकोआ जो है सो नहीं जाती थी। उसके बाद वो अपने घर जाती थी। भाई मालकिन कभी कभी उससे नाराज़ हो जाया करती थी, कुछ कटु शब्द भी बोल दिया करती थी। अक्सर जो ऐसा देखने को मिलता है कि मालिक अक्सर नौकरों को है ना डांट दिया करते हैं, अपशब्द बोल दिया करते हैं। चौकीदार फर्डिनांड का कहना है कि मैडम यानी मालकिन के पति जब उन्हें पीटते हैं तो वह नौकरानियों पर अपना गुस्सा उतारती है। यानी कि जो घर का चौकीदार है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो मालिक अगर मैडम को पीटते हैं ना तो मैडम अपना वो गुस्सा जो है उसको निकालने के लिए वो नौकर और नौकरानियों को डांटती है, उसको है ना इस तरीके से बिहेव करती है, इस तरीके से है ना। तो कार्मेन जो है कभी गैर हाजिर नहीं होती। यानी कि कार्मेन की सबसे खास बात क्या है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है और वो कभी भी छुट्टी नहीं करती है। उसे भय रहता है कि यदि वह अनुपस्थित हुई तो नौकरी से निकाल दी जाएगी या उसकी पगार काट ली जाएगी। क्लियर है? और इस आशय की चेतावनी मैडम उसे दे चुकी है। यानी कि मैडम ने उसे चेतावनी भी दी है कि भैया छुट्टी अगर की तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या फिर तुम्हारा पैसा काट लिया जाएगा। क्लियर? तो अक्सर जो है जो कैमरिन जो होती है वो कभी भी छुट्टी नहीं करती है, यानी कि अनुपस्थित नहीं रहती है, गैर हाजिर नहीं होती है। क्लियर? चलो, इस प्रकार लेखक ने सामाजिक विषमता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस कहानी में किया है। और एक ओर संभ्रांत फ्रेंच परिवार है तो दूसरी ओर अफ्रीकी कबीलाई परिवार जो दरिद्रता, शोषण और उत्पीड़न का साक्षी है ना, जिसकी मालकिन उस पर कठोर से कठोर दंड देने से भी नहीं घबराती है, उसको कटु शब्द बोलती है। और हमेशा ये जो परिवार है वो शोषण का शिकार रहा है। तो ये अमीरी और गरीबी जो है कि बीच की जो खाई है वो काफ़ी हद तक जो है इसको दर्शाने का काम किया है। और अक्सर जो है मालिक जो है अपने नौकरों पर चिल्लाते हैं, शोषण करते हैं, वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया। आइए चलते हैं कहानी पर। तो अच्छा नहीं है, छोटी बच्ची ने मुंह बिचकाते हुए कहा। हाँ फ्रैंकोआ देखो। ये कहते हुए कार्मेन ने खुद संतरे का एक चीरा मुंह में डाल दिया। प्यार से उसके मुंह में वो संतरे का चीरा डाल दिया, यानी कि संतरा छील कर और जो पीस होता है वो उसके मुंह में डाल देती है। और फिर उसने आंखें मूंद ली और छोटी लड़की उसे स्थिर भाव से देखती रही। पूरा खा लो, है ना। कार्मेन ने उसे संतरे का 1/4 भाग दिया, किसको? फ्रैंकोआ को। और ऐसा लगा जैसे पुरोहित अपने जजमान को अर्पित कर रहा हो, यानी कि प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, है ना, अपनी बेटी की तरह, जैसे अपना बेटा था उसी की तरह, अपनी बेटी की तरह इसको मानती थी। क्लियर है? लेकिन भाई छोटी बच्ची ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि वो जिद्दी स्वभाव की थी, है ना, अल्हड़पन था उसके अंदर, है ना, जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी, अकड़ थी उसके अंदर, है ना। माँ के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया था, है ना। अब तक 7 बज चुके थे और कार्मेन को काम निपटाने की जल्दी थी, क्योंकि वह मालकिन से अब तक नहीं पूछ पाई थी कि वो अधिक तेज आवाज़ में बोलने लगी और भैया कठोर दिखने लगी।
क्लियर है। उसको फटाफट से जल्दी थी ताकि काम धाम निपटा कर वो भैया घर की तरफ प्रस्थान करे। फ्रैंको आप खाती हो या तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं? अब जोर से कहती है, फ्रैंको खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं मैडम से जाके बताती हूँ, मम्मी से जाके बताती हूँ तुम्हारी, है ना। पर बच्ची ने एक नहीं माना और घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी। घर की जो मालकिन थी वो भैया अपने हस्बैंड के साथ, मैडम जो है वो अपने हस्बैंड के साथ घर के बैठक में बैठी होती है और वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों का मनोरंजन कर रही होती है। घर पे मित्र वगैरह आए होते हैं, वो मनोरंजन का साधन जो है वो चल रहा होता है और इस तरीके से घर के सारे सदस्य जो होते हैं वो मित्र घर पर आते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं। वो पहले ही कई बार कारमेन को मना कर चुकी थी कि जब वह अपनी कंपनी में होती है तो उसे तंग नहीं करे, यानी कि जब वो मित्रों के साथ होती है या फिर जब वो किसी अपने पर्सनल क्षण जो है वो इंजॉय कर रही होती है तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे। ये साफ तौर पे कारमेन को बोल दिया गया था और ऐसे में कारमेन भला यह साहस जुटा पाती कि उन लोगों की मौज मस्ती में खलल डाले, यानी कि ऐसे में कारमेन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किस तरीके से वो जाए और मैडम से, है ना, जाकर कहे कि भाई फ्रैंकोआ जो है वो खाना नहीं खा रही है। क्लियर है। कैसे? अगर वो जाएगी तो जाहिर सी बात है मैडम डांटेगी उसको, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी है। कंपनी मतलब जब भी मैं इस तरीके से किसी मित्रों के साथ समय व्यतीत कर रही हूँ तो भैया मेरे इंजॉयमेंट में कोई, है ना, खलल ना डाला करे। भाई उसे फटकार सुनने का डर नहीं था। वह मानती थी कि लोग ऊंची आवाज़ में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं और चौकीदार फर्नांस के अनुसार चूँकि मैडम का पति उसे पीटता था वो अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। इसमें नाराज़गी क्या बात है ना, इसमें किस चीज़ की नाराज़गी? अगर मैडम बोल भी लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि उसको पता था, क्योंकि घर का बताता था कि मैडम का हस्बैंड उसको मारता है, इसीलिए वो नौकरों पे गुस्सा उतारती है ना। शांत चित्त से इसे स्वीकार करना ही कहीं बेहतर था, यानी कि वो चुपचाप सहन कर लिया करती थी। लेकिन अपरिचितों एवं अन्य लोगों के सामने डांट सुनना थप्पड़ खाने से भी ज़्यादा बुरा था। यानी कि अनजान लोगों के, देखो वैसे अगर डांट ले तो वो सहन कर सकती थी, लेकिन अनजान लोगों के साथ में डांटना ये तो उसी तरीके से जैसे मान लो किसी ने थप्पड़ मार दिया, है ना। इसीलिए कारमेन ने रुकना मुनासिब समझा। इसीलिए कारमेन जो है वो भैया, है ना, मैडम के सामने नहीं गई, क्योंकि मैडम अपने मित्रों के साथ, है ना, एंजॉय कर रही थी और उनके साथ मनोरंजन का साधन जो है वो खेल खेल रही थी। और फिर मैडम को एक बुरी आदत थी, वो बच्ची के साथ इस तरह बात करती मानो वह वयस्क हो। मैडम की एक और आदत जो है वो कारमेन को, नौकरानी को ख़राब लगती थी कि मैडम जो है अपनी बच्ची के साथ इस तरीके से रूडली व्यवहार किया करती थी जैसे मानो वो कितनी बड़ी हो। आखिर बच्चा तो बच्चा होता है। क्लियर। और फ्रैंकोआ मेरी प्यारी बच्ची, तुमने आज खाने में क्या लिया? और छोटी फ्रैंकोआ एक एक कर सुनाती है, एक एक कर सुनाती है, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, है ना। उसे बताने में मज़ा आता था कि उसने तो डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि जो संतरे कारमेन ने दिए थे वे सड़े थे। और मैडम इस बात के लिए कारमेन को डांटती कि भैया उसे बताया क्यों नहीं, वह भी खासकर तब जबकि उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी। वार्निंग में मिल चुकी थी कई बार कारमेन को, घर की नौकरानी को, कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतया संतुलित नहीं होता, है ना। इस तरीके से, यानी कि उसको पता है, उसको बता दिया गया है कि भैया किस तरीके की डाइट देनी है और भैया उस डाइट के अकॉर्डिंग अगर उसने नहीं दिया तो भाई उसको डांट सुनने को मिलती थी। क्लियर है। उसको डांटा जाता था, फटकारा जाता था, इस तरीके से, है ना। तो आमतौर पे कारमेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती थी, यानी कि वो ध्यान से सुन तो लेती थी, है ना। उसके गांव एवं पूरे माँ के लिए में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि भैया बच्चे का पेट भर जाए, यानी कि उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक बात हुआ करती थी कि भाई बच्ची है, बच्ची को खिला दिया जाए ताकि उसका पेट भर जाए। क्लियर है। और वह भूखा ना रहे। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती तो उसका कभी अंत नहीं होता। पर कारमेन को हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी। क्लियर है। ये चीज़ वो मालकिन से नहीं पूछ पाई थी, इस चीज़ का थोड़ा सा उसे पछतावा था, दुख था। उसके सामने सिर्फ एक चारा था। क्या चारा था? कि वही करना जो उसे खिलाने के लिए उसकी माँ करती थी। क्लियर हो गया भाई। अपना दिमाग ना लगाओ,
क्लियर। जो मालकिन जिस तरीके से उसको खिलाया पिलाया करती थी, केवल उसी तरीके से खिलाए, अपना दिमाग ना लगाए। सो भाई एक हाथ से उसने बच्ची का मुंह खोला और दूसरे से फल का वह टुकड़ा उसमें ठूंस दिया, है ना। अक्सर कहते हैं बच्चे का मुंह खोल के और उसके अंदर कुछ चीज़ निवाला डाल दिया जाए, तो उसी तरीके से उसने डाल दिया उसके मुंह में, है ना। जैसा अक्सर उसकी माँ किया करती थी, यानी कि फ्रैंकोआ की माँ। अब फ्रैंकोआ चीख पड़ी, जैसे ही उसने मुंह दबाया और उसके अंदर जो है उसका टुकड़ा डाला संतरे का, तो भैया वो चीख पड़ी और इसका अंदाज़ा तो था ही, वह चिल्लाती रही। गुस्से में उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल से बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने सी आवाज़ आ रही थी, है ना। जैसे धम 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 करके चलते हैं ना, इस तरह से कोई हथौड़ा मार रहा हो फर्श पे, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। और ये आवाज़ मैडम के कदमों की थी, जो दौड़ी चली आ रही थी। कारमेन की जीत हुई, है ना। तो मैडम जो थी वो फटाफट दौड़ी चले, क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं सकती थी कि भाई अंदर जो है वो भैया पार्टी चल रही थी, इंजॉय कर रहे थे लोग, हैं। तो उसने एक दिमाग लगाया, अंदर जाऊंगी तो भैया डांट पड़ेगी, सारे लोग हैं, मैडम गुस्सा हो जाएंगी। तो एक काम करती हूँ, इस तरीके से जतन करती हूँ ताकि मैडम जो है फ्रैंकोआ की आवाज़ सुनेगी और दौड़ी चली आएगी। और दौड़ी चली आई उसकी माँ यानी कि मैडम। और इससे क्या प्रतीत होता है भैया, समझदार तो थी कारमेन, और कारमेन की जीत होती है यहाँ पर। और यहाँ क्या हो रहा है, मैडम वो नहीं खाना चाहती है। अब वो कह रही है मैडम कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी। तो कारमेन बता रहे हैं कि मैडम ये खाना नहीं खाना चाहती है। ओह ज़बरदस्ती नहीं करो, बेचारी छोटी सी बच्ची है, उसके लिए रेफ्रिजरेटर से कुछ अंगूर ला दो, उसे अंगूर पसंद है ना। तो फटाफट जाओ, है ना, बच्ची तो है, जाओ अंगूर लेके आओ, उसको अंगूर बहुत पसंद है। मैडम ने छोटी बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कई बार चूम लिया। कारमेन यूरोपियन तरीके की डेजर्ट लेने चली गई, और जब वह वापस आ रही थी तो मैडम से उसकी मुलाकात हॉल में हो गई। जब वो वापस आ रही थी तो भैया हॉल में ही मैडम से टकरा गई। वहाँ उसने मन की बात छेड़ ही दी, पर उसे लगा कि वह बहुत उचित अवसर नहीं था। क्लियर है, मन की बात तो छिड़ी, लेकिन उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कोई सही समय नहीं है, ये सब बात करने का। तो फ्रैंकोआ मज़े में अंगूर खा गई। फ्रैंकोआ जो थी मैडम की बेटी, वो भैया मज़े में अंगूर खा गई, और अंगूर निश्चय ही अच्छे रहे होंगे, तभी तो बच्चे ने सारे अंगूर खा लिए, क्योंकि यह बातूनी लड़की चुपचाप शांत होकर उन्हें खा रही थी, है ना। ये जिद्दी किस्म की लड़की, ये बड़ी ही उद्दंड, है ना, बड़ी ही शरारती, शांत रूप में ये अंगूर खा रही थी। इसका मतलब अंगूर अच्छे थे। भाई उनका स्वाद जानने के लिए एक दिन कारमेन को कुछ अंगूर चुरा कर रखने ही होंगे। किस तरीके का स्वाद है, किस तरीके का इनका, तो इस तरीके से अंगूर चुरा कर रखने होंगे। छोटी लड़की खाने में व्यस्त रही, और इसी बीच कारमेन ने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछ लिया। क्लियर है। मैडम की डांट से, मैडम की बातों से कुछ इस तरीके से उसको बुरा लगा, लेकिन उसके आंखों आए तो उसने फटाफट से वो आंसू पोंछ लिए, और उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता भरी थी। वो बच्ची को बड़ा प्यार किया करती थी, है ना। बच्चे से उसे एक आत्मीय लगाव था, जिस तरीके से वो अपने बेटे से प्यार किया करती थी उसी तरीके से, है ना। तो कारमेन उसके साथ तब से थी जब वो सिर्फ 2 महीने की थी। ये आत्मीय, ये जो लगाव है, ये लगाव आखिर हुआ कैसे, क्योंकि बच्ची जो है 2 महीने से, जब से वो 2 महीने की थी तब से उसकी देख रेख में थी। तो जाहिर सी बात है कि अटैचमेंट हो जाना नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्लियर। व्यवहारतः उसने ही तो बच्ची को पाला है, एक तरह से अगर बात करी जाए, है ना, तो एक माँ की तरह उसका लालन पालन किया है ना। क्योंकि मैडम तो अपने रूटीन में व्यस्त हैं, अपनी किटी पार्टीज़ में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हैं, है ना। जो भी उसका लालन पालन, जैसे खिलाना है, पिलाना है, उसको नहलाना है, धुलाना है, उसकी परवरिश करना है, तो ये सारा का सारा जिम्मा उसी नौकरानी, उसी कारमेन पे था, है ना। फ्रैंकोआ मैडम की बेटी थी तो उसकी भी तो थी, यहाँ तक कि यदि वह काम छोड़ भी दे या मैडम उसकी छुट्टी भी कर दे
तो भी समय समय पर आकर फ्रैंकोआ को बड़ी होते देखने में वह खुद को नहीं रोक पाई थी। यानी कि मैडम उसकी छुट्टी भी कर दे, है ना, मैं उसका समय भी अगर ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो समय समय पर आकर उस बच्ची की देखभाल किया करती थी, उसका हालचाल ज़रूर पूछा करती थी। यानी कि एक तरीके का जुड़ा हो गया था, लगाव सा हो गया था उस बच्ची के साथ। कारमेन उस पर आना दो आना तक खर्च कर आई, आना दो आना तक उस पर खर्च आया करती थी। फिर उसके कपड़े बदले और बिस्तर पर उसको लिटा दिया। तब तक 7:30 बज चुके थे, रात हो चुकी थी, है ना। माँ के ले पहुँचने के लिए उसे अब भी 1 घंटा चलना पड़ेगा। ये सब करने के बाद उसको 1 घंटा लगेगा अपने गांव पहुँचने में। क्लियर है? 1 घंटा लगेगा उसको गांव पहुंचने में, लेकिन फ्रैंकोआ नहीं चाहती थी कि उसकी आया उसे छोड़कर जाए। क्लियर? फ्रैंकोआ नहीं चाहती थी कि भैया कैमरिन जो है वो मेरे पास से जाए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? वो झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही, है ना। झुंझला कर जो है उसको जो रोके रखा, और वो अपनी बात मनवाना चाहती थी, हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहती थी, और वो कैमरिन को नहीं जाने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि कारमेन जो है भैया उसे एक लोरी सुनाकर सुला दे, है ना। जो नौकरानी होती है कारमेन, उसको अपने घर जाना था, क्योंकि उसका दूर घर था, 1 घंटा उसे कम से कम जाने में लगता था। लेकिन बच्ची जो फ्रैंकोआ होती है वो उसको जाने के लिए, है ना, मना कर देती है, और वो ये चाहती है कि भैया उसको एक लोरी सुनाई जाए, है ना। उसे लोरी सुनने में इंटरेस्ट था, लेकिन कारमेन जो होती है उसको अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि 1 घंटे का समय लगता है उसको अपने घर जाने में। क्लियर है? तो भाई लोरी सुनाकर उसको सुला दे, ये जो फ्रैंकोआ है उसकी चाहत थी। सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा। अब धीरे धीरे थपकी मार मार के उसको सुलाने का प्रयत्न कर रही है, जत्न कर रही है, और फ्रैंकोआ जो है लोरी सुनाने की जिद कर रही है। इसके बाद उसे दूसरा गाना सुनाना होता है, और वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती है, पर उस शाम 3 गानी पड़ी, है ना भाई। वैसे तो दूसरी एक सुनाने के बाद दूसरी सुनाते सुनाते वो सो जाया करती है, लेकिन उस बार उसको 2 की जगह 3 लोरी सुनानी पड़ी, तब जाके फ्रैंकोआ सोती है। कारमेन गाती रही, पर उसका ध्यान कहीं और था, ध्यान उसको कहीं और था। कब फ्रैंकोआ सो गई उसे पता ही नहीं चला। क्लियर? वह फ्रैंकोआ के बारे में सोचती रही, फ्रैंकोआ के बारे में सोचती रही, जिसे वह अपनी संतान की तरह ही प्यार करती थी। अब यहाँ पर, है ना, उसका अपनापन झलक गया, है ना। जैसे अपने बेटे को प्यार करती है, जैसे अपनी औलाद की तरह, अपनी औलाद को जैसे प्यार करती है, उसी तरीके वो फ्रैंकोआ को भी चाहती थी। तो वो धीरे धीरे अपने विचारों में खुलती चली गई, और वो अपने बहुत ही गहरी सोच में पड़ गई, और अनेक तरीके की बातों का ध्यान जो है, बातों में उसका ध्यान चला गया। और वे दोनों एक ही उम्र के थे, वे दोनों एक ही उम्र के थे, वे दोनों, इसका मतलब क्या है, यानी कि उसका बेटा और वो फ्रैंकोआ दोनों एक ही उम्र के थे। क्लियर है? उम्र उनकी एक जैसी थी, पर कितने भिन्न थे, है ना, कितने भिन्न थे, अलग अलग स्वभाव। 2 व्यक्ति, 2 बच्चे एक ही उम्र के, लेकिन दोनों के स्वभाव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से है? सिर्फ़ और सिर्फ परवरिश की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ परवरिश की वजह से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति महलों में पड़ा, महलों में बड़ा, और महलों में खाया पिया, सारा का सारा लालन पालन उसका उच्च परिवार के अंदर होता है। क्लियर? तो वो क्या होता है, वहाँ पर अच्छा खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, डांटना नहीं, डपटना नहीं। और कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ में बच्चा जाता है बिगड़। क्लियर? तो कुछ इसी तरीके का स्वभाव किसका हो गया था? फ्रैंकोआ का हो गया था, है ना। तो फ्रैंकोआ एकदम निडर थी, और वह बेहिचक बड़े बुजुर्गों के साथ बात किया करती थी, यानी कि कॉन्फिडेंट थी। क्लियर? निडर थी, कोई डर नहीं था उसके मन में। वो बड़े से भी बड़ी फ्रैंकली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात करती थी, चाहे वो उम्र में उससे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। नौकरों पर हुक्म चलाया करती थी, जैसी उसकी माँ चलाती थी।
जैसे उसकी माँ चलाती थी उसी तरीके से वो भी नौकरों पर हुक्म चलाया करती थी। और भाई अभी से कपड़े पसंद करने में नाक भौं सिकोड़ती थी, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं कि भाई मैं ये नहीं पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगा, है ना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा। सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती थी, सब कुछ जो है वो अपनी पसंद का करना चाहती थी। क्लियर हो गया। और ज़बरदस्ती वो अपनी बात को मनवा भी लिया करती थी। क्लियर हो गया। पर उसके बेटे हेक्टर की बोली नहीं फूटती थी, है ना। और वहीं पर जब अपने बेटे को वो देखती थी तो उसका बेटा बोलता नहीं था, शर्मीला स्वभाव का था। क्लियर है। जितनी बातूनी फ्रैंकोआ थी उससे बिल्कुल उलट उसका बेटा था। अब वो सोचती थी कि भाई मेरे बेटे में हो और इस बेटी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे तो ये उम्र में हम उम्र ही हैं, एक जैसे ही, लेकिन तभी लिखा है ना दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही उम्र के यानी कि हम उम्र हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये ज़िद्दी है ना, लोगों से बात बेधड़क करती है, निडर है ना, हुक्म चलाती है ऐसे जैसे बड़े बड़े नहीं चला पाते। और वहीं पर उसका बेटा है जो भैया हेक्टर, जो बोलता भी नहीं है बड़ों के सामने, शर्माता है, शर्मीला है, वह लजालू है। लजालू मतलब लज्जावश, लज्जा आती है उसको, शर्मा जाता है वो। क्लियर है। पर अजनबियों से दूर रहता है, अनजान लोग होते हैं उससे वो दूर रहता है। यानी कि दोनों के स्वभाव में क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। अभी से उसकी आंखों में उदासी छाई थी, फिर भी दोनों बच्चे एक ही पीढ़ी के थे, है ना। तो वो उदास हो जाती है ये देखकर कि भाई ये कितनी एक्टिव है ना, कितनी तेज़ है, तर्रार है, और वहीं पर मेरा बेटा है कितना उदास रहता है और वो शर्माता है, बड़ों से बात नहीं करता, अजनबियों से दूर दूर रहता है। क्लियर है। बट एक ही पीढ़ी के थे और एक ही भाषा बोलते हैं, पर क्या वे एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या वो एक दूसरे के स्वभाव के अंतर्गत क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे? कारमेन ये सब ईर्ष्यावश नहीं सोचती, ईर्ष्या नहीं करती, इसमें किसी जलन की बू नहीं आती है। क्लियर है। लेकिन वो सोचती है क्या ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे? पर वह इतना जरूर चाहती थी कि हेक्टर की अच्छी परवरिश हो। क्लियर है। वो ये चाहती थी, सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरा बेटा हेक्टर भी जो है आगे बढ़े, है ना। जिस तरीके से जो फ्रैंकोआ है उसकी परवरिश है, फ्रैंकोआ इतनी स्मार्ट है, फ्रैंकोआ इतनी कॉन्फिडेंट है ना। वो चाहती थी कि भाई उसके बच्चे की भी परवरिश अच्छी तरीके से हो। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? वो तो नौकरानी का बेटा है ना। फ्रैंकोआ मालकिन की बेटी है ना। तो जाहिर सी बात है ना उसके पास पैसा है ना इसके पास संसाधन है, लेकिन चाहती थी कि भाई उसका बेटा है ना इसकी परवरिश जो है वो अच्छी हो। समाज और मानव स्वभाव दोनों को बदलना होगा। क्लियर है। इस समाज को और इस स्वभाव को बदलना होगा। उस दिन काम पर जाने का उसका जरा भी दिल नहीं था। पूरी रात जो है बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रहा, जिसकी वजह से माँ का मन जो है वो नहीं करा कि भाई काम पे जाए। उसके पेट में दर्द था, उसे दस्त लगा था, उसके पेट में क्या था, दर्द हो रहा था, दस्त लग गए थे, लूज मोशन जिसको बोलते हो, जिसकी वजह से भाई उसके काम पे जाने का मन नहीं था। कम से कम 3 बार उसने उल्टी की और पहली बार तो उसे कुछ आराम मिला था, लेकिन अंतिम बार पेट में मरोड़ पड़ता रहा, पर कुछ भी बाहर नहीं आया, है ना। अक्सर देखा होगा उल्टी जैसी हमें लगता है कि उल्टी आएगी, बट उल्टी आती नहीं है। कुछ इस तरीके से वहाँ पर दृश्य देखने को मिला और बच्चे का दर्द एकदम झलक रहा था, यानी कि बच्चा जो था दर्द से कराह रहा था, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। वह तो बिल्कुल घबरा गई, पहले ही वह अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी, है ना। बदहवासी में उसने यही माहौल में सोई अपनी माँ को जगा ही दिया होता, पर उसने खुद को संभाला। उसे डर था कि माँ समय गवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाएगी। उसको ये डर था बच्चे को कि माँ मुझे फटाफट कहाँ ले जाएगी, ओझा के पास ले जाएगी, है ना। और अक्सर देखा गया था हमारे समाज के अंदर ऐसी कुरीतियाँ होती हैं कि भैया आज भी समाज के अंदर जब किसी को भी कुछ होता है तो लोग डॉक्टर के पास ना जाकर ओझा
और इस तरीके से, है ना, बाबाओं के पास चक्कर लगाते हैं। तो माँ ओझा के बेल लिया, इसका डर था उसे। और जैसा कि पहले दोनों बच्चों के साथ हो चुका है ना, जो मैकलिन होती है वो अपने 2 बच्चे ऑलरेडी पहले खो चुकी होती है, क्लियर है, और वे मर गए थे इसी चक्कर में। फिर भी हर बार उसे अपनी आमदनी के बराबर यानी चढ़ावा देना पड़ा था, और उसकी मौत के बाद स्थिति तो बदतर हो गई थी। तांत्रिक ने तो बच्चों की मृत्यु का कारण उसे ही घोषित कर दिया। तांत्रिक ने क्या किया भैया, उसको ही इसका कारण मान दिया, तेरी वजह से बच्चे मरे हैं। अपने माता पिता द्वारा चुने गए वर्ष से शादी करने से वह 5 वर्षों तक इनकार करती रही थी। और इतना ही नहीं, उसे एक के बाद एक आती बूढ़ियों को का बकवास भी झेलना पड़ा, मानो बच्चों की मौत का गम कुछ कम हो। वे उसी बात को बार बार दोहराती और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव देती। वे उस पर दबाव डालती कि या तो तू भगवान पूर्वज आत्माओं का की मर्जी को स्वीकार करे या फिर बेचारे बच्चों की नियति। उसे किटोंगा फ्लेवियन से शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वह एक अच्छा सौदा नहीं था? सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी के बाद वह खुद अपना मालिक था। क्वेंच इंडो चाइना में अपनी 4 टैक्सियां चलती थीं, उसकी और एक दुकान एवं एक बार भी थे। किटोंगा उसका भार उठा लेगा, उसे और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, उसे पहले से ही 2 बीवियां थीं, है ना, उसके साथ शादी के लिए लोग उस पर दबाव डाल लेते। उनमें से एक बेकांगो में थी तो दूसरी क्वेंज में बार चलाती थी। वह ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसके बेटे ने बुलाया। इतनी सारी चीज़ें सोच ही रही थी मनी मन, इतने में उसे अपने बेटे ने बुला लिया और वह उसकी चटाई पर सोना चाहता था। उसे अकेले में डर लगता था, क्या वह सुबह तक बचेगा? क्या वो सुबह तक बचेगा? कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके माता पिता तुरंत फ़ोन उठाकर नंबर डायल करते हैं तथा सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। राइट, मर्ज है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर की सहायता लेनी है। नीम हकीमों के पास जाने से बेटर है कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ, है ना, वही आपको सही दवा देगा, ठीक करेगा। लेकिन यहाँ तो ओझाओं के चक्कर में है, बाबाओं के चक्कर में। अब डॉक्टर सब करता है जो आवश्यक होता है या उन्हें भरोसा दिलाता है, पर गरीब लोग नहीं करते हैं। सबसे नज़दीक वाले दवाखाने रात में बंद रहते हैं और अस्पताल में जिस नर्स से पाला पड़ता है वह बदमिजाज होती है। वह हंगामा कर देती है क्योंकि लोग उसे नींद से उठाने की ज़रूरत करते हैं। क्लियर है, अक्सर ऐसा होता है अस्पतालों में। जहाँ तक किसी डॉक्टर के पास जाने का सवाल है, शहर के अच्छे भाग में रहने वाले लोग रात में किसी ऐरे गहरे के लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलते। और फिर वह ख्याली पुलाव ही तो पका रही है, किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखलाने में पैसे भी तो लगते हैं। आखिरकार सुबह होते होते बच्चा सो गया। जहाँ तक कारमेन का सवाल था, उसे उठकर काम पे जाना था। उसे प्रतिदिन माँ के लेकेले से मिपला तक 2 घंटे अवश्य चलना पड़ता था, यानी कि वो मालकिन के घर जाती थी तो कम से कम 1-2 घंटे उसको लगता था, क्योंकि उसकी मालकिन उसे 7:30 से पहले पहुंचने को कहती है और समय का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। थकान के कारण वह बिस्तर में लेटे रहना नहीं चाहती थी। उस सुबह वह काम पर जाना भी तो नहीं चाहती थी। उसे अच्छा लगता यदि वह अस्पताल जाकर यह पता करती कि हेक्टर को दरअसल बीमारी क्या है ना। ये एक सही तरीका था कि अस्पताल जाती, उसको लेके जाती और पूछती कि भाई आखिर बच्चे को परेशानी क्या है। जब भी वह बीमार पड़ता, कारमेन उसे अकेले ही नहीं छोड़ना चाहती थी, उसका दिल बेचैन हो जाता। एक बार जब उसे वह काम पर ले गई तो मैडम ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे अपने बेटे को नहीं बल्कि फ्रैंकोआ की देखभाल के लिए पैसा मिलता है। एक बार वो भाई मालकिन के यहाँ अपने बेटे को भी ले जाती है तो मालकिन ने साफ तौर पे बोला कि भाई तुझे जो पैसा मिलता है ना, वो फ्रैंकोआ की देखभाल करने के लिए मिलता है, अपने बेटे की देखभाल करने के लिए नहीं मिलता है ना। कारमेन को पता था कि उसकी माँ एवं अन्य महिला रिश्तेदार हेक्टर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसका कबीलाई परिवार बड़ा है जहाँ किसी भी हाल में एक बच्चा कभी अकेला नहीं रहता, पर फिर भी वह मानती थी कि बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उसकी माँ के द्वारा होती है। इतना भरा पूरा परिवार था, लेकिन इसके बाद भी वो मानती है कि सबसे अच्छा परवरिश जो है उसकी माँ ही कर सकती है और दूसरा कोई नहीं, जिसे हमने जन्म दिया है। बीमारी की दशा में उसे ही हमारी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन उसने यदि अपना पूरा दिन बेटे को दे दिया होता तो काम से उसकी छुट्टी कर दी जाती।
है ना, तब भी क्या करती, पहले ही वह उस महीने में 2 बार छुट्टी कर चुकी थी और पहली बार वो सही में बीमार पड़ गई थी तथा बुखार में तपते हुए 2 दिन चटाई पे उसने गुजारे। दूसरी छुट्टी एक शव यात्रा के लिए थी, यानी कि कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई थी, इसके लिए उसने छुट्टी करी थी। और मैडम बहुत गुस्सा गई थी, कारमेन मैं पहले ही बहुत झेल चुकी हूँ, मुझे जब भी ज़रूरत होती है तुम गायब हो जाती हूँ, ऐसा उसकी मालकिन ने बोला। और ऐसा लगता है मानो जानबूझ के ऐसा करती हो, बार बार छुट्टी लेती है, ऐसा लगता है मानो जानबूझ के कर रही हो, तुम उन्हीं दिनों घर बैठना पसंद करती हो जब मेरी योजनाएं तय होती हैं, यानी कि जब मेरी कोई प्लानिंग होती है, मुझे कहीं जाना होता है, तभी तुम छुट्टी लेकर घर बैठ जाते हो, यानी इसका मतलब तुम जानबूझ के ही करती हो। मेरी प्यारी देवी जी, अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुमने इस महीने में यदि अब एक दिन भी छुट्टी की तो तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा, यानी कि हमारे यहाँ से तुम्हारी हो जाएगी छुट्टी। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, तुम जा सकती हो, हमेशा के लिए छुट्टी करो, आराम से कहीं और देखो, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो कैसे समझाए, कारमेन ने तो पूरी कोशिश की, पर गोरे लोग ये तो समझते ही नहीं कि हम जब भी काम पर नहीं आते तो उसकी वजह होती है आलस। हेक्टर के इतने बीमार होने के बावजूद वो आज काम पर आई। दोपहर में उसकी बहन ने कहलवा भेजा कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, हमेशा की तरह फिर वही बात, वह पैसे कहाँ से देगी। पर हेक्टर का ठीक होना ज़रूरी है। और उस शाम कारमेन उस छोटी सी लड़की के लिए गा रही थी जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ था। उसके माता पिता जेंटलमैन और लेडीज़ के साथ ताश खेलने में मशगूल थे और फ्रैंकोआ के सो जाने के बाद कारमेन रसोई में चली गई। मेहमानों की ब्रिज का खेल जो है ख़त्म होने तक उसे प्रतीक्षा करनी थी। वह बूढ़े चौकीदार फर्डिनांड के साथ बात कर समय बिताने लगी और उसे ऐसा करना सामान्यतः अच्छा लगता था। इससे उसका दिल हल्का हो जाया करता था, चिंता कुछ कम हो जाती थी। वे अपने मालिकों की खामियां एक दूसरे को सुनाते थे। क्लियर है। फर्डिनांड आमतौर पे आंखों देखी सुनाते वक्त मालिकों की नकल भी उतारता था और कारमेन इस पर खूब हंसती थी, है ना। पर उस शाम वह गुमसुम रही और फर्डिनांड ने उसे इस पर टोका भी था। मैडम आखिरकार रसोई में आई। कारमेन, तुम अभी तक गई नहीं। ये सबसे कठिन घड़ी थी मैडम, मुझे कुछ रुपए चाहिए, है ना। यानी कि मालिक से बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाना, ये सबसे थोड़ा सा कठिन शब्द होता है कि भैया रुपए मांगना, पैसे मांगना। क्यों? रुपए तो मैंने 10 दिन पहले तुम्हें दिए थे। मेरा बेटा बीमार है मैडम, उसे दवाई चाहिए। लो जरा इनकी बात सुनो। तो अब मैं जल कल्याण कोष बन गई हूँ। इनके पति नहीं है पर बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल तो करती नहीं मैडम। गोरू लोगों का मानना है तो तुम्हारा बच्चा बीमार है। अच्छा होगा ही, तुम मेरी बात जो नहीं सुनती। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि उसे सही ढंग से ज़रूर खिलाओ, तुमने कभी ऐसा किया? नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सड़े पुराने मैनियक से उसका पेट भरना आसान जो है। कारमेन क्या जवाब देती बेचारी। ये कहती कि मैडम द्वारा बनाया गया आहार देने का उसने प्रयास तो किया था, परंतु मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कारमेन के मासिक तनख्वाह का 3 गुना वह अपने पति, बच्ची, स्वयं एवं उसकी बिल्ली की सिर्फ 1 सप्ताह खिलाने का खर्च है। यदि वह मैडम को यह बात कहती तो बदतमीजी के लिए उसे काम से हाथ धोना पड़ता। पर जो कुछ भी हो, शाम के इस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तुम जंगली लोग कब यह समझोगे कि पैसा पेड़ पे नहीं होता। अक्सर मालिक ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तुम रुपयों का अलग अलग मद बनाकर उन्हें बचाना कब सीखोगे। और मैडम देर तक इसी तरह बोलती रही। कारमेन उसकी बात समझ गई थी कि भैया पैसे देने वाली नहीं है। दरअसल जब कोई तेज़ी से फ्रेंच बोलता है तब मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और वह तालमेल नहीं रख पाती, केवल सिर हिलाई जाती है। इस बार भी उसने वैसा ही किया। शायद इसी से मैडम कुछ नरम पड़ी। जो कभी हो, उसने कारमेन से कुछ एस्पिरिन दी और अगले दिन 500 फ्रैंक देने का वादा किया। आखिरकार बेचारी कारमेन वहाँ से चली पड़ी कि अगले दिन मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और वो दिन वहाँ चली जाती है। माँ के लेके तक का पूरा जो सफ़र है उसने पैदल तय किया। माँ के लिए मिप्ला से दूर था और ये दूरी करीब उतनी ही थी जितनी कि उसके अपने गांव से स्कूल, यहाँ तक पढ़ने जाती थी वो दूरी सेम थी। इसी तरीके से रास्ते में सोचने के लिए उसने पास ढेर सारा वक्त नहीं होता। कारमेन दौड़ना चाहती, उसे लगता मानो हेक्टर को उसकी सख्त ज़रूरत थी, पर वह दौड़ नहीं पाती। रात भर सो नहीं पाई थी
और फिर खाने में एक स्लाइस मैनियक के अलावा वहाँ कुछ लिया था। अचानक उसने महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा था। बेचारा छोटा हेक्टर बड़ा होकर क्या वह मुझे चाहेगा। दोनों की ज़िंदगी के लिए पूरे दिन उसे अकेला छोड़ना मेरी मजबूरी ही तो थी। शायद वह कोसे भी। मुझे भी पछतावा है कि मैंने उसे देखभाल के बिना इतनी देर छोड़ दिया। हाँ, मुझे गोरे लोगों की दवाई और उसकी साख में विश्वास है, लेकिन हाँ माँ, यदि माँ आज रात को ओझा के पास जाने के लिए कहती है, मैं मना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पैसे नहीं हैं। और वे मैडम की कई बातों में खो गई। वे वाकई एक दूसरे को कभी नहीं समझेंगे। कारमेन अपने बच्चे की तुलना में मालकिन के साथ अधिक समय बिता चुकी थी। मैडम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्ची को कारमेन के जिम्मे लगा दिया था। फिर भी कारमेन मैडम की प्रतिक्रियाओं को नहीं जान पाई थी। कारमेन की दिमागी उथल पुथल भी तो मैडम की कल्पना से परे थी। वह तो नौकरानी की दुनियादारी की दिक्कतों से बिल्कुल बेखबर थी। कारमेन उसकी नज़र में एक गैर जिम्मेदार और अल्हड़ औरत थी। मैडम की नज़र में पता नहीं कैसे उम्मीद करती है कि 500 फ्रैंक प्रति माह में से कुछ बचत करूं। पिछले माह उन्होंने सिर्फ 4000 फ्रैंक दिए और 6 महीने से वह 500 फ्रैंक प्रति माह काट लेती है ताकि मैंने जो घड़ी खरीदी उसकी कीमत चुकाई जा सके। यदि मेरी एकमात्र फिजूल खर्ची थी। इसके बाद बिरादरी के टॉन्टाइन ने 1000 फ्रैंक, माँ को 1000 फ्रैंक और फिर महीने भर के लिए आई चाची और चचेरे भाई बहनों की तीमारदारी के लिए 1000 फ्रैंक। मेरे पास सिर्फ 1000 फ्रैंक बचे और 1000 फ्रैंक की क्या कीमत। मैडम खाने पर प्रतिदिन उतना खर्च कर देती हैं। क्लियर। सड़क की मध्यम रोशनी में गाड़ियाँ गुजरती रहीं। सामने से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट उसका आंखों को उसने चौंधिया गई थी। पीछे से आने वाली गाड़ियों से टकराने से वो बाल बाल बचती है, पर कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकता है। हालांकि वह भली भांति जानती थी कि उसमें कम से कम आधी गाड़ियों को उसकी तरह ही कोई काला चला रहा था। पर आज के दौर में जिसकी जैसी मर्जी, ओह काश कल मैडम को दवा के लिए पैसा देना याद रहे, है ना। वो सोच रही है कल मुझे पैसा देना याद रहे, मैडम को मुझे पैसा देना याद रहे। वीजा स्ट्रीट के नज़दीक आते ही रात की शांति को चीरती महिलाओं के क्रंदन की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। मोना मोनऊ में कैकेंदा है, हेक्टर है। मोना मोनऊ में कैकेंदा है। वह समझ गई, दवा या ओझा अपनी भाषा में कह रहे हैं। मोना मोनऊ में कैकेंदा। काफ़ी देर हो चुकी थी। ओह मेरा बेटा गुजर गया, ओह मेरा हेक्टर, ओह मेरा बेटा। और इस तरीके से बेटे की डेथ हो जाती है। लास्ट में, है ना, बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। बेटे की मौत हो जाती है। किसके लिए? पैसों के अभाव में, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाती है ना। और नौकरी का टेंशन कि भाई अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो भाई नौकरी से निकाल दिया जाएंगे। और इस तरीके से एक दुखियारी माँ अपने बेटे को खो देती है। क्लियर। तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से हमें पता क्या चलता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है गरीबी में अपना यापन करता है, किस तरीके से उसके पास अभाव होता है चीज़ों का, और वो इस चीज़ों के अभाव में अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो उसके लिए दवा का प्रबंध नहीं कर पाता, और इसीलिए व्यक्ति जो हैं अपने रिश्तों को तार कर लेते हैं, है ना। लोग अपने रिश्तों को खो देते हैं, और आज उस महिला ने अपने बेटे को खो दिया। इसी के साथ ये कहानी का यहाँ पर दी एंड होता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार।